आज की कहानी में आप देखेंगे कुछ अजनबी लोग एक आदमी को गायब कर देते हैं और फिर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव चला दी जाती है। साथ में कहा जाता है कि अगर इस वीडियो पर 50 लाख व्यूज हो गए तो इस आदमी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिर उसकी फैमिली वाले पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो पर 50 लाख व्यूज ना हो। अब क्या वो उसे बचा पाएंगे या फिर वो आदमी मारा जाएगा? और सबसे बड़ी बात, उसको किडनैप करने वाले कौन थे? यह सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक घर से, जहां एक औरत एंड्रिया अपना जन्मदिन मना रही थी। उसके पास उसका बेटा निक, बहू सोफी और बेटी पिया भी मौजूद थे। सब कुछ एकदम बढ़िया मस्त चल रहा था, लेकिन तभी निक की वाइफ सोफी एंड्रिया को एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि ये गिफ्ट मेरे, पिया और निक हम तीनों की तरफ से है। एंड्रिया भी उस गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन पिया के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी, क्योंकि ये वो गिफ्ट नहीं था जो उन तीनों ने पहले पसंद किया था, बल्कि सोफी ने उसको बदलकर कोई दूसरी चीज पसंद कर ली थी। और पिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए वो सोफी से लड़ाई करना शुरू कर देती है। अब वैसे तो निक अपनी बहन पिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके इस बुरे बर्ताव की वजह से निक को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो पिया को बहुत बुरा भला कहकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। फिर निक के घर से निकल जाने के बाद पिया गुस्से में आकर सीधा एक क्लब में चली जाती है, जहां वो निक की कही हुई बातों को भुलाने के लिए बहुत सारा नशा करके पागलों की तरह नाचना शुरू कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो टॉयलेट में जाती है, जहां वो एक डेटिंग ऐप में किसी लड़के से बात करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसका फोन टॉयलेट सीट के अंदर गिर जाता है। फिर पिया जल्दी से फोन को बाहर निकाल के अपने घर की तरफ भागने लगती है और वहां पर पहुंचकर वो अपने फोन को एक प्लास्टिक बॉक्स में रखे चावलों के अंदर रख देती है, ताकि फोन में से सारा पानी सोख जाए। फिर अगली सुबह पिया अपने हॉस्पिटल में जाती है, जहां पर वो नर्स का काम करती थी। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने एक पेशेंट विंस से बात करती है, जिसको वो बहुत ही अच्छे से जानती थी, क्योंकि विंस उसका बहुत पुराना पेशेंट है। तभी विंस अपने लैपटॉप में एक वीडियो प्ले करता है, जिसको देखकर पिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर उसका भाई निक था और उसने अपने हाथ में एक कार्डबोर्ड पकड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था कि मैंने एक औरत के साथ बहुत बुरा किया है। अगर मेरी वीडियो पर 50 लाख व्यूज आ गए तो मैं खुद को मार डालूंगा। ये देखकर पिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से निक को फोन करती है, लेकिन उसकी इस कोशिश का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि निक का फोन स्विच ऑफ था। फिर पिया बिना वक्त गवाए सबसे पहले निक के स्पोर्ट्स सेंटर में पहुंच जाती है, जहां पर वो फिजिकल थेरापिस्ट की पोस्ट पर काम करता है। फिर पिया निक के पार्टनर मैट को वो वीडियो दिखाती है। मैट भी उस वीडियो को देखकर हैरान हो जाता है। तभी पिया पूछती है कि क्या आज सुबह निक स्पोर्ट्स सेंटर में आया था? मैट कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन शायद डाउन को कुछ पता हो, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे पहले आती है। दरअसल डाउन स्पोर्ट्स सेंटर की रिसेप्शनिस्ट है और वो यहाँ पर काम करने वाले हर एक इंसान का रिकॉर्ड रखती है। डाउन पिया और मैट को बताती है कि निक आज यहाँ पर नहीं आया। ये बात सुनकर पिया को और घबराहट होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से सोफी के पास पहुंच जाती है। फिर सोफी उस वीडियो को देखकर पिया से कहती है कि शायद ये कोई मजाक होगा, लेकिन पिया उसको बताती है कि निक आज अपने स्पोर्ट्स सेंटर भी नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई मजाक है। अब वो दोनों बिना वक्त गवाए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात डिटेक्टिव रोशन से होती है। उसको देखकर पिया थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि रोशन वही लड़का था जिससे पिया ने नशे की हालत में डेटिंग ऐप पर बात की थी। रोशन भी पिया को पहचान जाता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को देखकर अजनबी बनने का नाटक करते हैं। फिर रोशन उनको कमरे में ले जाता है और सोफी से पूछता है कि आपके पति निक किस तरह के इंसान है। सोफी बताती है कि वो एक नेक दिल इंसान है, उसको लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही वो कभी दूसरों के मामले में पड़ता है। फिर रोशन सोफी से पूछता है कि वीडियो के अंदर निक ने जो कार्डबोर्ड पकड़ा हुआ है, उस पर लिखी हुई हैंड राइटिंग क्या उसी की है? सोफी जवाब देती है, हाँ, ये हैंड राइटिंग निक की ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसने ये सब अपनी मर्जी से लिखा हो। मेरे हिसाब से कोई जबरदस्ती उससे ये काम करवा रहा है, क्योंकि मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब रोशन उसके आगे कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही सोफी के पास उसके बेटे ईथन का मैसेज आ जाता है। फिर सोफी रोशन से कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। फिर पिया सोफी को लेकर जल्दी से उसके घर पर
पहुंच जाती है, जहां ईथन और उसका छोटा भाई किया निक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर किया सभी को बताता है कि जिस वीडियो पर पहले 1100 व्यूज थे, अब कुछ ही घंटे में उस पर 3 लाख व्यूज हो गए। और ये बात सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 50 लाख व्यूज होते ही निक मर जाएगा। फिर वो सोफिया से कहती है कि मुझे अपने घर पर जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। घर जाकर पिया सबसे पहले अपना फोन चेक करती है और खुशकिस्मती से उसका फोन चालू भी हो जाता है। फिर जैसे ही वो अपने फोन का इंटरनेट ऑन करती है, उसके पास निक का एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें निक पिया से बोल रहा था कि मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था और इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही हैं। जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना। अब ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद पिया निक के बारे में सोचते हुए एंड्रिया के पास पहुंच जाती है और पूछती है, माँ क्या कल रात के बाद आपके पास निक का कोई मैसेज आया या फिर कोई फोन कॉल आई हो? एंड्रिया कहती है, नहीं, कोई कॉल नहीं आई। लेकिन क्या हुआ, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, कुछ हुआ है क्या? अब पिया अपनी माँ को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उनको कुछ भी नहीं बताती। लेकिन तभी उसके पास सोफी की कॉल आती है और वो पिया को कहती है कि तुम्हें जल्दी से पुलिस स्टेशन आना होगा, क्योंकि निक का एक और वीडियो अपलोड हुआ है। फिर पिया जल्दी ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, जहां रोशन उसको एक बहुत ही होशियार डिटेक्टिव से मिलवाता है, जिसका नाम लुका है। वो भी अब से रोशन के साथ मिलकर निक के केस को हैंडल करेगा। फिर लुका पिया और सोफी को दूसरा वीडियो दिखाता है, जिसके अंदर निक बता रहा था कि मैंने एक औरत का मर्डर किया है। वीडियो देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन पिया तुरंत ये बात पता लगा लेती है कि इस बार कार्डबोर्ड के ऊपर निक की हैंडराइटिंग नहीं है, यानी कि जरूर कोई और भी है जो उससे ये काम करवा रहा है। फिर वो रोशन से कहती है कि सबसे पहले आप इस वेबसाइट से इस वीडियो को हटवाइए ताकि उस पर व्यूज आना बंद हो जाए। रोशन कहता है कि हमने इस वेबसाइट के ओनर से बात की है, लेकिन वो इस वीडियो को हटाना नहीं चाहते और इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस वेबसाइट पर हमारी गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम फिर भी उस वीडियो को हटाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब पिया को उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब आप हमें तभी कॉल करना जब आपको निक के बारे में कुछ पता चले। फिर पुलिस स्टेशन से बाहर आकर पिया सोफी को भी निक का भेजा हुआ वॉइस मैसेज सुनाती है। वो सोफी से कहती है कि क्या हमें इस मैसेज के बारे में पुलिस को बताना चाहिए? सोफी कहती है, नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस मैसेज के अंदर निक बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। हो सकता है कि पुलिस वाले उस पर ही शक करने लगे। अब पिया को निक की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो फिर से वीडियो के व्यूज चेक करती है। इस बार वीडियो पर पूरे 10 लाख व्यूज हो गए थे और ये देखकर पिया बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसको विंस की याद आती है, वही लड़का जिसने पिया को सबसे पहले निक का वीडियो दिखाया था। फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल जाकर विंस से मिलती है और कहती है कि तुम्हें तो गूगल और इंटरनेट की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो क्या तुम उसका इस्तेमाल करके निक को ढूंढ सकते हो? विंस कहता है, वो सब मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी निक को ढूंढने के लिए एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया है, जिसमें वो लोग हैं जो निक की हेल्प करना चाहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें दूसरे लोग गुमशुदा लोगों की वीडियो देखकर उनका पता लगा लेते हैं और मुझे भरोसा है कि हम निक को इसी तरीके से ढूंढ लेंगे। फिर पिया विंस को थैंक यू कहकर सोफी के घर पर आ जाती है, जहां अब मीडिया वाले भी आ चुके थे, क्योंकि निक का केस अब पूरे शहर में फैल गया था। तभी घर के अंदर आते ही पिया को पता चलता है कि उसकी माँ एंड्रिया को भी निक के गायब होने के बारे में पता चल गया है, लेकिन फिर भी वो एंड्रिया को नजरअंदाज करते हुए सोफी के पास आ जाती है। लेकिन तभी पिया को पता चलता है कि सोफी निक के लैपटॉप को खोलने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसके पास बैठकर उसकी हेल्प करने लगती है। थोड़ी देर में सोफिया पिया की हेल्प से निक के लैपटॉप का पासवर्ड पता लगा लेती है और उसको खोल लेती है, लेकिन लैपटॉप के अंदर सोफी को कुछ भी काम का नहीं मिलता। अगले सीन में हम पिया को उसके घर पर देखते हैं। वो टीवी में निक के केस की न्यूज देख रही थी। तभी उसके घर पर विंस आ जाता है और वो पिया को बताता है कि मैंने जो ऑनलाइन ग्रुप बनाया था उसके अंदर एक रिटायर्ड पुलिस वाला भी शामिल है और उसने ग्रुप में निक के वीडियो की कुछ फोटोज भी भेजी है, जिसके अंदर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि निक के पीछे वाली दीवार पर एक स्टिकर लगा हुआ है। ऐसे स्टिकर सिर्फ स्पेशल तरीके की वैन्स पर ही लगाए जाते हैं।
जिनको MP55 स्टेप वैन कहते हैं। ऐसी हजारों वैन्स हमारे शहर की एक्सपियन फ्रैट नाम की कंपनी के पास है। और ये सारी जानकारी मिलने के बाद पिया जल्दी से निक के दोस्त मैट को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और उनको भी विंस की वही सारी बात समझा देती है। तभी रोशन पिया से कहता है कि तुम्हारी इस जानकारी से हमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी, अब तुम थोड़ी देर बाहर जाकर बैठो, जैसे ही हमें निक की कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम तुम्हें तुरंत बता देंगे। फिर पिया मैट के साथ बाहर जाकर इंतजार करने लगती है, लेकिन उसको निक की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसकी वीडियो के व्यूज चेक करती है, जो कि 10 लाख से सीधा 45 लाख पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में ये नंबर 45 से बढ़कर 50 लाख हो जाता है और ये देखकर पिया बहुत ज्यादा घबराने लगती है, क्योंकि 50 लाख व्यूज होते ही निक की मौत हो जाएगी। फिर वो जैसे ही मैट को ये बात बताती है, उसके पास रोशन आ जाता है और वो पिया से कहता है कि हमें तुम्हारी जानकारी की वजह से एक वैन के बारे में पता चल गया है, जो बहुत टाइम से एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई है, इसलिए अब हम अपनी टीम के साथ उस वैन की तलाशी लेने के लिए जा रहे हैं। रोशन की बात सुनकर पिया भी उनके साथ उस जगह पर चली जाती है, जहां बिल्कुल वही सेम वैन खड़ी थी जैसा विंस ने बताया था। फिर पुलिस वाले उस वैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम पुलिस वालों को देखते हैं, जो बहुत ही सावधानी से वैन का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उनको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि निक की वीडियो इसी वैन के अंदर रिकॉर्ड की गई थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत खून के निशान भी पड़े हुए थे और साथ में वैन के अंदर काले रंग का पर्दा भी लगाया हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा हमने निक की वीडियो में देखा था। तभी रोशन पिया से कहता है कि निक उस वैन के अंदर नहीं है, इसलिए अभी तुम अपने घर पर जाओ, जैसे ही हमें उसके बारे में कुछ पता चलेगा हम तुरंत तुम्हें खबर कर देंगे। तभी वहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और वो लुका से सवाल जवाब करने लगते हैं। फिर लुका उनको बताता है कि कल सुबह 9 बजे पुलिस डिपार्टमेंट का एक स्टेटमेंट निकलेगा, उसके बाद आप लोग निक के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। अगले सीन में हम सभी को पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उनकी हेड ऑफिसर गिलियन सभी को बताती है कि अब निक का केस एक होमिसाइड केस बन चुका है, यानी कि मर्डर का केस, इसलिए हमें निक को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। अब सब लोग जल्दी से काम पर लग जाओ। फिर लुका अपने 2 ऑफिसर्स को वैन की डिटेल पता लगाने के लिए भेज देता है और बाकी के 2 ऑफिसर्स को इंडस्ट्रियल पार्क के आसपास के एरिया की जांच करने के लिए। असल में दोस्तों, इंडस्ट्रियल पार्क वही जगह है जहां पर उनको रात को वो वैन खड़ी हुई मिली थी। अब सभी लोग निक को ढूंढने में जुट जाते हैं। तभी रोशन लुका के पास आकर उसको कहता है कि सर, मैं जानता हूं कि मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ लापता लोगों को ही ढूंढता है, लेकिन मैं आपकी इस मर्डर वाले केस में हेल्प कर सकता हूं। फिर लुका उसको कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बस उतना ही करो जितना तुम्हें कहा जाए। ये बात सुनकर रोशन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को पी जाता है, क्योंकि लुका उसका सीनियर था। अगले सीन में हम रोशन को सोफी के साथ देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन से उसको घर छोड़ने के लिए जा रहा था। फिर जैसे ही रोशन सोफी को लेकर उसके घर पहुंचता है, मीडिया वाले उसकी कार को हर जगह से घेर लेते हैं। फिर सभी लोग सोफी से लगातार निक के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं। फिर रोशन बड़ी ही मुश्किल से उसको घर के अंदर लेकर आता है। अब पुलिस वाले भी सोफी के घर की अच्छे से तलाशी ले रहे थे, ताकि उनको निक से जुड़ा हुआ कोई सुराग मिल जाए। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर लुका भी आ जाता है। वो सोफी से कहता है कि हमें घर के सभी मेंबर्स का फोन जब्त करना होगा, क्योंकि ये हमारे प्रोटोकॉल का हिस्सा है। और सब लोग उनकी बात मान भी जाते हैं, लेकिन पिया लुका से झूठ बोलकर अपना फोन छुपा लेती है। रोशन भी अब घर की छानबीन करने लगता है, जहाँ उसे निक के बड़े बेटे ईथन के कमरे से एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। फिर वो जल्दी से ईथन के कमरे में जाकर उससे पूछता है कि आखिर ये आवाज कैसी थी, हमने तो सबके फोन जब्त कर लिए, तो फिर तुम्हारे पास फोन कहां से आया। फिर ईथन उसको बताता है कि ये मेरे पापा का पुराना टैबलेट है, जिसकी हेल्प से मैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर जियोनिकिंग नाम की एक ऐप डाउनलोड की है और उस ऐप में बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर शहर के हर एक एरिया की छानबीन करते हैं, ताकि वो लापता हुए इंसान को ढूंढ सके। ऐप में हर उस एरिया पर रेड सर्कल बना दिया जाता है जहां पर उनको छानबीन के दौरान कोई भी नहीं मिलता। फिर रोशन कहता है कि हम तुम्हारे पापा को ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। इसके बाद वो ईथन का टैबलेट लेकर अपनी कार में आ जाता है और टैबलेट के अंदर से फाइंड माई फैमिली नाम की एक ऐप खोलता है और उसको अपने फोन से कनेक्ट कर लेता है।
असल में दोस्तों, इस ऐप का इस्तेमाल करके कोई भी इंसान ये पता लगा सकता है कि उसके परिवार का हर एक मेंबर पूरे दिन में कहां कहां गया था। और रोशन ने इस ऐप को अपने फोन में इसलिए कनेक्ट किया ताकि वो ये देख सके कि निक गायब होने से पहले कहां कहां पर गया था। अगले सीन में हम देखते हैं रोशन पुलिस स्टेशन के अंदर आकर सबसे पहले गिलियन से मिलता है और जियो निकिंग ऐप के बारे में बताता है। गिलियन को वो ऐप ठीक नहीं लगती, इसलिए वो रोशन को कहती है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसके बिना ही निक को ढूंढ लेंगे। अगर तुम्हें कुछ और काम की बात करनी है तो जल्दी से बताओ, वरना तुम मेरे ऑफिस से जा सकते हो। रोशन कहता है कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है। हमने निक के बेटे ईथन के फोन से कुछ मैसेज निकाले हैं। उन मैसेज में ईथन अपने दोस्त को बोल रहा था कि मैं माँ और पापा की रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो गया हूँ। फिर रोशन कहता है कि इन मैसेजेस से हमें एक बात तो साफ पता चल रही है कि निक और सोफी के बीच के रिश्ते सही नहीं चल रहे थे और उनमें अक्सर लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन सोफी ने फिर भी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। गिलियन कहती है कि मेरे हिसाब से सोफी निक के बारे में हमसे कुछ छुपा रही है। फिर वो रोशन को कहती है कि सोफी के परिवार वाले चाहते हैं कि तुम भी इस केस में शामिल हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें लुका के साथ काम करने की इजाजत देती हूँ। ये बात सुनकर रोशन को बहुत खुशी मिलती है। फिर वो गिलियन के ऑफिस से बाहर निकलकर सीधा लुका के पास पहुंच जाता है और उसको ईथन का टैबलेट देते हुए कहता है कि सर, आपकी टीम ने ठीक से घर की छानबीन नहीं की, क्योंकि मुझे ये टैबलेट ईथन के कमरे से मिला है। ये बात सुनकर लुका उसको अपनी खतरनाक नजरों से घूरता है और यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि वो रोशन को ज्यादा पसंद नहीं करता। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो हमें आगे पता चलेगी। अगली सुबह सोफी मीडिया के सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट देते हुए कहती है कि जिसने भी निक को किडनैप किया है उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा पति कभी भी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। इसलिए अगर निक का किडनैपर मेरी बात सुन रहा है तो एक बात जान ले, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से मेरे पति को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अगले सीन में हम रोशन और पिया को आपस में बात करते हुए देखते हैं। पिया उसे भी निक का वॉइस मैसेज सुना देती है। फिर रोशन उससे पूछता है कि आखिर निक इस वॉइस मैसेज में किस चीज की बात कर रहा है। पिया बताती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन हाँ, मेरा भाई आम इंसानों की तरह ही है, उसमें भी काफी सारी कमियां हैं, लेकिन वो ऐसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था जैसा उसको वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है। मैं जानती हूँ मेरा भाई किसी का भी मर्डर नहीं कर सकता। फिर रोशन पिया को कहता है कि मैं अभी के लिए तुम्हारा फोन ले जा रहा हूँ, अगर मुझे निक से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलेगी तो मैं इसके बारे में तुम्हारे घर पर आकर बताऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद रोशन पुलिस स्टेशन आकर गिलियन से मिलता है और उसको भी वॉइस मैसेज के बारे में बता देता है। गिलियन कहती है कि तुम इस केस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। ये बात सुनकर रोशन बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी में गिलियन को बता देता है कि मैं पिया को पहले से ही जानता हूँ, हम दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे, लेकिन हमारी सिर्फ 2 बार ही बात हुई थी। फिर गिलियन उसको कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हो। फिर रोशन चुपचाप वापस से अपने ऑफिस में आ जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर रोशन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी टेबल पर हर जगह उसी के अजीब से पोस्टर लगे हुए थे। अब वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही वहां पर लुका आ जाता है। फिर रोशन उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब लुका ने ही किया है। रोशन बहुत तेज चिल्लाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम हमेशा मुझसे लड़ते क्यों रहते हो। फिर लुका कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम हमेशा सबसे सारी इंफॉर्मेशन छुपाते हो। तुम एक टीम में काम करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारे लिए तो निक का केस सिर्फ प्रमोशन पाने का एक जरिया है, लेकिन मैं और मेरी टीम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान निक को ढूंढने के लिए बराबर मेहनत कर रहा है, उतनी ही मेहनत जितनी तुम कर रहे हो। और हाँ, आज तो तुमने बदतमीजी से बात कर ली, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। लुका की ये बात सुनकर रोशन का पूरा चेहरा उतर जाता है। फिर वो बाथरूम में जाकर खुद पर ही चिल्लाने लगता है, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि लुका की टीम ने उस जगह को ढूंढ निकाला है जहाँ से निक को किडनैप किया गया था। फिर रोशन लुका की पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर पुलिस को सबसे पहले निक की साइकिल मिलती है। तभी थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उनको एक इंजेक्शन भी मिल जाता है। फिर पुलिस वाले फौरन उस इंजेक्शन को फोरेंसिक टीम के पास भेज देते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि ये किस चीज का इंजेक्शन है। अगले सीन में हम रोशन को सोफी के साथ बात करते हुए देखते हैं और वो उसको निक का वॉइस मैसेज सुनाते हुए पूछता है कि आखिर इस वॉइस मैसेज में निक परेशान क्यों था। फिर सोफी उसको बताती है कि एंड्रिया की बर्थडे पार्टी में निक और पिया की लड़ाई हो गई थी और हो सकता है कि निक उसी को लेकर परेशान हो।
अगर आप चाहे तो इस बारे में पिया से भी पूछ सकते हैं, लेकिन रोशन सवाल को बदल देता है और पूछता है कि क्या आप और निक के बीच में रिश्तों को लेकर कोई लड़ाई चल रही थी। सोफी कहती है पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते हैं और ये बिल्कुल आम बात है। लेकिन रोशन फिर से पूछता है कि क्या निक का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात सुनते ही सोफी बहुत गुस्से में कहती है कि इसका निक की किडनैपिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं अब आपके किसी और सवाल का जवाब नहीं दूंगी। फिर रोशन वहां से निकलकर सीधा पिया के पास पहुंच जाता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारी और निक की आपस में लड़ाई हुई थी। पिया कहती है कि वो बस मामूली सा झगड़ा था, इसीलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। फिर रोशन उससे पूछता है कि तुम मुझसे अब और क्या छुपा रही हो। पिया बताती है कि कुछ दिनों पहले निक मेरे हॉस्पिटल में आया था क्योंकि उसकी पसलियों पर चोट लगी थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ और उसने मुझे बताया कि बास्केटबॉल खेलते वक्त किसी लड़के ने उसको धक्का दे दिया। लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लगी कि निक ने मुझे उस चोट के बारे में सोफी को बताने से मना कर दिया। रोशन पूछता है कि आखिर निक तुम्हारे हॉस्पिटल में कितनी तारीख को आया था। पिया जवाब देती है कि 16 मार्च को। फिर पिया से निक के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद रोशन अपने घर पर आकर फाइंड माई फैमिली वाले ऐप में से निक की 16 मार्च वाली सारी हिस्ट्री चेक करता है कि वो उस दिन कहां कहां पर गया था। निक की हिस्ट्री चेक करने पर उसको पता चलता है कि वो एक पब में भी गया था। फिर अगली सुबह रोशन सीधा उस पब में जाकर वहां के मालिक से मिलता है और कहता है कि मुझे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखनी है। फुटेज चेक करने के बाद रोशन को पता चलता है कि निक का पब में एक आदमी के साथ झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में उस आदमी ने निक की पसलियों पर एक बहुत तेज मुक्का मारा था, यानी कि उसने पिया को झूठ कहा। फिर रोशन वो फुटेज लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पिया को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी चीज दिखानी है, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। जैसे ही पिया पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो रोशन उसको पब की फुटेज दिखाते हुए कहता है कि जिस आदमी को तुम निक से लड़ाई करते हुए देख रही हो, मेरे हिसाब से शायद उसी ने निक को किडनैप किया है। फिर पिया कहती है कि अगर हमने इस आदमी को ढूंढ लिया तो क्या मेरा भाई मुझे मिल जाएगा। रोशन कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम इस आदमी पर शक कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इस आदमी को ढूंढ निकालूंगा। अगले सीन में हम लुका को देखते हैं। वो शहर के मैप पर हर उस जगह को मार्क कर रहा था जहां पर अब तक पुलिस निक को ढूंढने के लिए छानबीन कर चुकी है। तभी उसकी नजर रोशन पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे हिसाब से हमें निक को कहां ढूंढना चाहिए। फिर रोशन अपने पास रखे एक मैप पर इशारा करते हुए कहता है इस जगह पर, क्योंकि ये शहर से बहुत दूर है और यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। हो सकता है कि निक हमें यहाँ पर मिल जाए। फिर लुका उसकी बात पर भरोसा करके अपनी टीम को लेकर उस सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर तक छानबीन करने के बाद रोशन को आखिरकार निक की डेड बॉडी मिल जाती है। फिर रोशन इस बारे में सबसे पहले पिया को बताता है। जैसे ही पिया को ये खबर मिलती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अगली सुबह पुलिस स्टेशन में सब लोग निक को ढूंढने के लिए रोशन को शाबाशी देते हैं। यहाँ तक कि लुका भी उससे बहुत खुश था। फिर वो अपनी पूरी टीम से कहता है कि अब हमें जल्दी से उस कातिल का पता लगाना होगा जिसने निक का मर्डर किया है, इसलिए सब लोग अपने काम पर लग जाओ। जब रोशन अपनी सीट पर बैठता है तो लुका की एक टीम मेंबर जिसका नाम मोहानो था वो रोशन से कहती है कि मुझे सोफी के सोशल मीडिया अकाउंट से उसके बारे में कुछ पता चला है। तभी रोशन उससे कहता है कि लाओ मुझे दिखाओ, शायद मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प कर सकूं। फिर जब रोशन सोफी के फेसबुक अकाउंट की फोटोज को चेक करता है तो उसको एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल उस आदमी के जैसा ही था जिससे निक की पब में लड़ाई हुई थी। अब रोशन के दिमाग में सोफी को लेकर शक पैदा होने लगता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम सोफी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आई हुई थी। वो रोशन और लुका से पूछती है कि आखिर निक की मौत कैसे हुई। लुका कहता है कि वो सब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, हम बस आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि निक के सिर पर एक बहुत गहरी चोट थी। फिर सोफी कहती है कि क्या आपको उस इंसान के बारे में कुछ पता चला जिसने ये सब कुछ किया है। रोशन बताता है कि हमें एक आदमी पर शक है जो 16 मार्च की तारीख को आपके पति से एक पब में मिला था और उन दोनों की वहां पर लड़ाई भी हुई थी। हम आपको अभी वो फुटेज दिखाते हैं, अगर आप उस आदमी को जानती हैं तो हमें बता दीजिए। सोफी जब वो फुटेज देखती है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही रोशन उसको वो फोटो दिखाता है जिसके अंदर सोफी एक आदमी के साथ खड़ी है तो वो समझ जाती है कि फुटेज वाला आदमी उसका दोस्त कर्टिस हैमिल्टन है।
फिर लुका उससे पूछता है कि आप कर्टिस को कैसे जानती हैं। सोफी बताती है कि वो मेरी ही तरह एक टीचर था, हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ाते थे। फिर रोशन पूछता है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता था। सोफी बताती है हम दोनों अच्छे दोस्त थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर रोशन पूछता है कि आप दोनों आखिरी बार कब मिले थे। सोफी कहती है 6 महीने पहले, जब उसने स्कूल से रिजाइन दे दिया था, और उसके बाद मेरी उससे आज तक कभी भी बात नहीं हुई। लेकिन तभी सोफी को कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिनको देखकर हमें एक बात तो पता चल जाती है कि सोफी और कर्टिस एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब थे। फिर लुका सोफी से एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या आप जानती हैं कि कर्टिस और निक की लड़ाई किस वजह से हुई थी। ये बात सुनकर सोफी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता। सोफी की हालत देखकर लुका अपनी पूछताछ यहीं पर रोक देता है। फिर सोफी अपने घर पर चली जाती है, जहां वो अपने पूरे परिवार को निक की मौत के बारे में बता देती है। ये खबर सुनकर घर के सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और सबसे ज्यादा उदास होता है ईथन, क्योंकि वो निक से बहुत प्यार करता था। थोड़ी देर बाद सोफी अपनी माँ रूबी को बताती है कि पुलिस वालों को कर्टिस पर शक है, क्योंकि उनके पास एक वीडियो है जिसके अंदर कर्टिस ने निक के ऊपर हमला किया था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर उसने निक पर हाथ क्यों उठाया। रूबी कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कर्टिस ने ऐसा क्यों किया होगा। अब रूबी क्या कहना चाहती थी इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी जब रात को सब लोग सो जाते हैं तो सोफी बिना किसी को बताए कर्टिस से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है, ताकि वो निक की लड़ाई के पीछे का सच जान सके। सोफी उससे सीधा ही सवाल पूछती है कि आखिर तुम निक से मिलने के लिए पब में क्यों गए थे। कर्टिस बताता है कि तुम्हारा पति जानना चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी बार मिले हैं और हमारा रिश्ता क्या है। वो ये भी जानना चाहता था कि क्या हम दोनों ने कभी शारीरिक संबंध बनाए हैं, और ये सब जानने के लिए उसी ने मुझे मैसेज करके अपने पास बुलाया था। अगर तुम ये सोच रही हो कि निक का मर्डर मैंने किया है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब कर्टिस इसके आगे कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही वहाँ पर लुका और रोशन आ जाते हैं। फिर वो कर्टिस से कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारा फोन और लैपटॉप को जब्त करने का वारंट है। ये बात सुनते ही कर्टिस उन पर भड़क जाता है, जिसकी वजह से लुका जबरदस्ती उसको अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। रोशन सोफी को भी अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आया था, क्योंकि अब उसको और लुका को ये बात समझ में आ गई थी कि जरूर सोफी कुछ छुपा रही है। फिर जब सोफी से पूछताछ की जाती है तो उसकी वकील भी पुलिस स्टेशन में आ जाती है। फिर रोशन उससे पूछता है कि तुम कर्टिस के घर पर क्या कर रही थी। सोफी बताती है कि मैं पब वाली लड़ाई का सच जानने के लिए उसके घर पर गई थी। फिर रोशन उसको कहता है कि अब तुम हमें सारी सच्चाई बताओ, क्योंकि तभी हम निक के कातिल को ढूंढ पाएंगे। फिर सोफी बताती है कि मेरा कर्टिस के साथ अफेयर चल रहा था। 6 महीने बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कर्टिस मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी हम देखते हैं कि सोफी को फिर से कुछ फ्लैशबैक होने लगते हैं, जिसमें उसको अपनी और निक की एनिवर्सरी का दिन याद आने लगता है। उस दिन सोफी ने निक को भी ये बात बता दी थी कि उसका कर्टिस के साथ अफेयर चल रहा है। जब निक को ये बात पता चली तो वो पूरी तरह से टूट गया। फिर लुका सोफी से पूछता है कि जब निक को आपके अफेयर के बारे में पता चला तो क्या उसने आपके ऊपर हाथ उठाया। फिर सोफी बात पलटते हुए कहती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कर्टिस के साथ मिलकर निक का मर्डर किया है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं सच में निक से बहुत प्यार करती थी। तभी लुका पूछता है कि फिर आपने उसको धोखा क्यों दिया। ये बात सुनकर सोफी एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। तभी उसकी वकील एलिस लुका से कहती है कि इस वक्त मेरी क्लाइंट बहुत बड़े सदमे में है, इसलिए वो आपकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पा रही। मुझे लगता है कि आपको अपनी पूछताछ यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए। फिर पुलिस स्टेशन से जाते वक्त सोफी रोशन से पूछती है कि अब कर्टिस के साथ आगे क्या होगा। रोशन बताता है कि हम उससे भी पूछताछ करेंगे, अगर हमें उसके खिलाफ सबूत मिले तो उसको कातिल मान लिया जाएगा। अगले सीन में हम ईथन को देखते हैं, जो कि अपने लैपटॉप में कर्टिस के अरेस्ट होने की न्यूज देख रहा था। सोफी को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में उसका लैपटॉप बंद कर देती है। इस समय पिया भी वहीं पर मौजूद थी और उसको सोफी का ये बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, इसलिए वो कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। पिया सोफी को एक कमरे में ले जाकर उससे पूछती है कि क्या कल रात तुम पुलिस स्टेशन गई थी। सोफी कहती है हाँ, मैं वहाँ पर गई थी। फिर पिया पूछती है कि तुम्हारा कर्टिस के साथ क्या रिश्ता है।
ये बात सुनकर सोफी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन मैंने उससे कुछ महीनों बाद ही ब्रेकअप कर लिया था और निक को भी मेरे अफेयर के बारे में पता था। हम दोनों आपस में मिलकर इस मामले को सुलझा रहे थे। अब सोफी इसके आगे कुछ और बोल पाती इससे पहले ही पिया उस पर भड़क जाती है और कहती है कि अगर कर्टिस ने निक का मर्डर किया है तो तुम मेरी बात याद रखना, ये सब तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ है। फिर जैसे ही पिया बाहर जाने के लिए कमरे का दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसको ईथन खड़ा मिलता है। फिर सोफी समझ जाती है कि अब ईथन को भी अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तभी ईथन गुस्से में अपना स्केटबोर्ड उठाकर घर से चला जाता है। सोफी भी जल्दी से अपनी कार लेकर उसको ढूंढने के लिए जाती है, जहां वो अक्सर ही स्केटिंग करने के लिए जाता था। लेकिन वहां पर पहुंचकर काफी पूछताछ करने के बाद भी सोफी को ईथन का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जब वो अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगती है तो उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जिसको उसने अपने घर के बाहर भी देखा था। फिर सोफी तुरंत उसके पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम मुझसे चाहती क्या हो। वो औरत कहती है कि मेरा नाम एमा है और मुझे निक की मौत का बहुत अफसोस है। दरअसल निक का मेरे साथ अफेयर चल रहा था। हम दोनों एक डेटिंग साइट पर मिले थे, लेकिन वहां निक ने अपना असली नाम बताने की बजाय अपना नाम डैनी बताया था और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें निक के अफेयर की बात पुलिस से पता चले, इसलिए मैं खुद ही लॉस एंजलिस से तुम्हें ये बात बताने के लिए आई हूँ। पहले तो सोफी को एमा की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वो लॉस एंजलिस का नाम लेती है तो सोफी को निक पर थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि निक अक्सर ही किसी न किसी मीटिंग के लिए लॉस एंजलिस जाता रहता था। फिर सोफी गुस्से में एमा से कहती है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। फिर एमा के जाने के बाद वो रोती हुई अपनी कार में आकर बैठ जाती है, क्योंकि उसको इस बात का बहुत दुख था कि निक भी उसको धोखा दे रहा था। अब सोफी अपने आप को संभाल पाती इससे पहले ही उसके पास पिया की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ईथन मेरे घर पर है, तुम उसे यहाँ पर आकर ले जा सकती हो। फिर जल्दी ही वो पिया के घर पर पहुंच जाती है और ईथन से कहती है कि मुझे पिया से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम कार में जाकर मेरा इंतजार करो। फिर ईथन के जाते ही सोफी पिया को निक के अफेयर के बारे में बताती है, लेकिन पिया को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। फिर सोफी कहती है कि निक कुछ महीनों से लगातार लॉस एंजलिस जा रहा था और एमा ने भी मुझे यही बात बताई कि वो लॉस एंजलिस से है। पिया की उसकी बातों में दिलचस्पी बढ़ने लगती है, इसलिए सोफी के कहने पर वो डेटिंग साइट पर निक के नाम की जगह डैनी नाम डालकर प्रोफाइल चेक करती है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। फिर पिया सोफी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर निक ने इस साइट पर कोई प्रोफाइल बनाई थी तो मैं अपने एक दोस्त को कहकर उसका पता लगा लूंगी। अगले सीन में हम सोफी और उसकी फैमिली को निक के स्पोर्ट्स सेंटर पर देखते हैं, क्योंकि वहां के स्टाफ ने निक को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सेरेमनी रखी थी। इस समय रोशन, लुका और उनकी पूरी टीम भी वहां पर मौजूद थी। फिर रोशन सोफी को बताता है कि हमने कर्टिस की अच्छे से जांच पड़ताल की और हमें पता चला कि जिस दिन निक गायब हुआ था उस दिन कर्टिस शहर में ही नहीं था, यानी कि वो किडनैपर नहीं है और ना ही उसने निक का मर्डर किया है। तभी हम देखते हैं कि पिया जब अपने दोस्त विंस से बात करती है तो वो पिया को बताता है कि मैंने निक की प्रोफाइल ढूंढ ली है, लेकिन पिया विंस से कुछ और बोल पाती इससे पहले ही सेरेमनी शुरू हो जाती है। तभी मैट भी अपने दोस्त निक के लिए बहुत अच्छी स्पीच देता है, जिसको सुनकर सोफी के दिमाग में निक की यादें आने लगती है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम उसको पिया के साथ घर पर देखते हैं, जहां पिया उसको बताती है कि मेरे दोस्त ने आखिरकार निक की प्रोफाइल को ढूंढ लिया है। फिर सोफी उसकी प्रोफाइल की फोटोज चेक करने लगती है और तभी उसको एक फोटो दिखाई देती है जो निक ने 2 महीने पहले खींची थी। सोफी अभी तक ये समझ रही थी कि निक ने डेटिंग साइट पर अपनी प्रोफाइल तब बनाई होगी जब उसको कर्टिस के अफेयर का पता चला, लेकिन वो गलत थी। पिया उसको बताती है कि निक ने इस साइट पर 2 साल पहले से ही अपना अकाउंट बना रखा था, यानी कि वो सोफी को 2 साल से धोखा दे रहा था। और ये बात पता चलते ही सोफी अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं। वो पुलिस स्टेशन जाकर रोशन से मिलती है ताकि वो निक के कातिल को ढूंढने में उनकी हेल्प कर सके। रोशन पूछता है कि तुम्हारा निक के साथ क्या रिश्ता है। वो बताती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, हमारा 6 महीने से अफेयर चल रहा था। फिर रोशन उससे पूछता है कि जब निक की मौत हुई क्या तब भी तुम निक के साथ रिलेशन में थी। एमा कहती है हाँ, हम दोनों तब भी एक दूसरे के साथ थे। वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही
कि आखिर कोई उसको मारना क्यों चाहता था। फिर रोशन कहता है कि हमारे हिसाब से निक ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था, जिसकी वजह से हो सकता है कातिल को ठेस पहुंच गई होगी, इसीलिए उसने निक का मर्डर कर दिया। फिर रोशन एमा से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी इंसान पर शक है। एमा जवाब देती है नहीं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि एमा निक के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसको ये भी पता था कि निक शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर भी वो उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस समय एमा को निक का असली नाम नहीं पता था। वो उसको डैनी कहकर पुकारती थी। तभी एक दिन जब एमा अपनी दोस्त ऑड्रे के साथ जिम में एक्सरसाइज कर रही थी तो उसको निक की मौत के बारे में पता चला और वो पूरी तरह से टूट गई। फिर उसने ये फैसला लिया कि अब वो निक की मौत के बारे में सच जानकर ही रहेगी, इसलिए वो लॉस एंजलिस से सीधा ओकलैंड शहर में आ गई ताकि वो निक के केस में पुलिस की हेल्प कर सके। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और रोशन एमा से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि निक का किसी और लड़की के साथ भी अफेयर चल रहा था? हो सकता है कि उसने अलग अलग डेटिंग साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई हो। एमा कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। निक मेरे अलावा किसी से भी प्यार नहीं करता था। अब सारे सवालों के जवाब देने के बाद एमा पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है और सीधा अपनी दोस्त ऑड्रे को कॉल करके कहती है कि मैंने पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता दी है, लेकिन उनको तो मेरी बातों पर अभी भी शक हो रहा है, इसलिए अब वो तुमसे ये बात पता लगाना चाहते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, और मैंने पुलिस वालों को तुम्हारा नंबर दे दिया है। अब जब भी तुम्हारे पास उनका फोन आए तुम उनसे बात कर लेना। फिर वहां से निकलकर एमा निक के स्पोर्ट्स सेंटर में जाती है जहां उसकी मुलाकात मैट से होती है। फिर एमा अपना परिचय देती है कि मैं निक की पुरानी दोस्त हूँ, हम दोनों लॉस एंजलिस में मिले थे। तभी मैट उससे थोड़ी बहुत बातचीत करके स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर चला जाता है। फिर एमा उसका पीछा करते करते निक के ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन वो वहां पर ज्यादा देर रुक नहीं पाती क्योंकि स्पोर्ट्स सेंटर की रिसेप्शनिस्ट डाउन वहां पर आकर उसको ऑफिस से भगा देती है। तभी हम पिया को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में मैट के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम जानते थे मेरे भाई का अफेयर चल रहा था? मैट कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर पिया उसको बताती है कि लॉस एंजलिस में रहने वाली एक लड़की सोफी से मिलने के लिए आई थी और उसी ने उसको निक के अफेयर के बारे में बताया। मैट समझ जाता है कि पिया जरूर एमा की बात कर रही होगी। फिर वो कहता है कि जिस लड़की के बारे में तुम मुझसे पूछ रही हो वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भी आई थी। अब ये बात सुनते ही पिया उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी हम सोफी को देखते हैं जिसके फोन पर बहुत सारे अनजान लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। उन मैसेज में लोगों ने सोफी को बहुत गंदी गंदी गालियां लिखकर भेजी थी। अब पहले तो सोफी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब वो अपने फोन पर न्यूज चेक करती है तो उसको पता चल जाता है कि मीडिया वालों ने उसकी और कर्टिस के अफेयर की खबर फैला दी है। और ये न्यूज देखकर सोफी को बहुत गहरा झटका लगता है क्योंकि अब सभी लोग उसको निक की मौत का गुनहगार समझ रहे थे। अगले सीन में हम पिया को देखते हैं जो कि एमा का पीछा करते करते उसके होटल पहुंच जाती है। फिर वो एमा के रूम का दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि मैं निक की बहन हूँ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अब एमा पिया के बारे में भी पहले से ही जानती थी क्योंकि निक हमेशा ही पिया को उसकी बातें बताता रहता था, इसलिए वो बिना डर के अपने कमरे का दरवाजा खोल देती है। अंदर आते ही वो एमा से कहती है कि तुम्हारे यहाँ आने की वजह से हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आखिर तुम यहाँ पर किस वजह से आई हो? एमा बताती है कि मैं निक के कातिलों को ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अब ये बात सुनकर पिया उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मुझे तुमसे और भी सवाल जवाब करने हैं, इसलिए तुम अपना नंबर मेरे फोन में सेव कर दो। एमा का नंबर लेकर पिया चुपचाप वहां से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद हम फिर से एमा को देखते हैं जो कि टीवी पर निक के केस की जुड़ी न्यूज देख रही थी। तभी उसके पास एक अनजान आदमी का फोन आता है और वो एमा से कहता है कि मैं तुम पर नजर रखे हुए हूँ, अगर तुम कुछ देर में ये शहर छोड़कर नहीं गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बात सुनते ही एमा बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन पुलिस को कॉल लगाकर सब कुछ बता देती है। फिर होटल से निकलते वक्त वो पिया को भी कॉल करके उस अनजान आदमी की धमकी के बारे में बता देती है, लेकिन जब वो होटल से अपनी कार लेकर निकलती है तो कोई दूसरी कार उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर जाकर वो एमा की कार को टक्कर मार देती है, जिसके कारण एमा मरती तो नहीं लेकिन उसको बहुत सारी चोटें लग जाती है। फिर पुलिस वाले सही वक्त पर वहां पर पहुंचकर एमा को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। रोशन भी कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में एमा से पूछताछ करने के लिए आता है, लेकिन उसके हाथ कोई जरूरी जानकारी नहीं लगती। तभी जब पिया को एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो भी एमा से मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। फिर सारी पूछताछ खत्म करने के बाद रोशन वापस से पुलिस स्टेशन जाने लगता है, लेकिन पिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें निक के बारे में कुछ और पता चला? ये
सवाल सुनते ही रोशन पिया के सामने निक के एक बहुत बड़े राज का खुलासा करता है। वो पिया से कहता है कि निक का सिर्फ एमा के साथ अफेयर नहीं चल रहा था, बल्कि वो दूसरी औरतों के साथ भी रिलेशन में था। ये बात सुनते ही पिया के होश उड़ जाते हैं। फिर रोशन से सारी जानकारी लेने के बाद पिया एमा के पास जाती है और बताती है कि निक तुम्हें धोखा दे रहा था। पुलिस के मुताबिक उसने 3 डेटिंग साइट पर अलग अलग नाम से प्रोफाइल बना रखी थी और वो उन प्रोफाइल का इस्तेमाल करके तुम्हारे अलावा 2 और औरतों से बात करता था। उनमें से एक का नाम मैंडी हैरिसन है और दूसरी औरत के बारे में पुलिस वाले अभी छानबीन कर रहे हैं। जल्दी ही वो उसके बारे में पता लगा लेंगे। अब एमा भी पिया की बात सुनने के बाद पूरी तरह से टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब पिया से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो हॉस्पिटल से चली जाती है। अगले सीन में हम एमा को देखते हैं जो कि अपने घर लॉस एंजलिस वापस आकर सबसे पहले मैंडी से मिलती है ताकि वो निक के बारे में जान सके। मैंडी उसको बताती है कि हमारा अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि मैं निक का बर्ताव देखकर समझ गई थी कि वो बस मेरा इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैंडी से ये सारी जानकारी लेने के बाद एमी अपनी दोस्त ऑड्रे के पास आ जाती है और बताती है कि निक ने मैंडी और मुझसे बिल्कुल एक जैसी बातें कही। हमारा खुद का एक बहुत बड़ा घर होगा, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह। फिर ऑड्रे उसको कहती है कि वो एक बहुत बुरा इंसान था, तुमने पुलिस को अपनी सारी सच्चाई बताकर उनकी बहुत बड़ी हेल्प की है। अब तुम्हारी ही वजह से वो लोग निक का असली चेहरा सबके सामने ला पाएंगे। ऑड्रे की बात सुनकर एमा कहती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, चलो अब हम भी निक का असली चेहरा सबके सामने लाते हैं। फिर एमा एक रिपोर्टर को कॉल करती है जिससे वो सोफी के घर पर मिली थी। उस रिपोर्टर का नाम बेन था। फिर एमा उसको कहती है कि मैं तुम्हारे चैनल पर एक इंटरव्यू देना चाहती हूँ जिससे तुम्हें निक से जुड़ी काफी सारी बातें पता चलेंगी। अगले सीन में हम देखते हैं बेन एमा का इंटरव्यू ले रहा था। वो एमा से पूछता है कि आखिर आपको इस बात का एहसास कब हुआ कि निक आपको धोखा दे रहा है। एमा कहती है कि मैं अपने आप ही समझ गई थी और जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने उसको कहा कि तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो वरना हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। फिर निक ने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया। फिर बेन उससे पूछता है कि सच्चाई जानने के बाद भी आपने निक से अपना रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा। एमा बताती है कि तब तक मैं उसके झूठे वादों में फंस चुकी थी, इसलिए उसने मुझे जो भी बोला मैंने उसकी हर बात पर भरोसा कर लिया। फिर बेन उसको कहता है कि आपके हिसाब से निक ने अपनी वीडियो में जो बातें कही थी कि मैंने एक औरत को मारा है और मैंने एक औरत के साथ बुरा बर्ताव किया है, क्या वो सारी बातें सच थी? एमा कहती है कि पहले तो मुझे वो सारी बातें झूठ लग रही थी, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कह सकती, हो सकता है कि वो बातें सच हो। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।